हेलो हाय। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया हैं, अच्छे से पढ़ रहे और मजे कर रहे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट आर एंड के सिलेक्शन। आर एंड के सिलेक्शन क्या है? दे आर अ दे आर अ टाइप ऑफ evolutionary strategies. Now what do we mean by evolutionary strategies? So they are द स्ट्रैटेजीज और वेज जिनको यूज करके डिफरेंट स्पीशीज ने इवॉल्व किया है। कुछ ऐसे स्पीशीज हैं जिन्होंने आर स्ट्रैटेजी को फॉलो करके इवॉल्व किया, और कुछ ऐसे स्पीशीज हैं जिन्होंने के स्ट्रैटेजी को यूज करके इवॉल्व किया। तो किसने कौन सी स्ट्रैटेजी को यूज करके इवॉल्व किया, उसके बेसिस पे हम बोलते हैं दैट सम ऑफ दी स्पीशीज आर सेलेक्टेड या आर स्ट्रैटेजिस्ट एंड सम ऑफ दी स्पीशीज आर के सेलेक्टेड या फिर के स्ट्रैटेजिस्ट। अब के स्ट्रैटेजिस्ट और आर स्ट्रैटेजिस्ट स्पीशीज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं या क्या मतलब होता है, वो हम देखने वाले इन दिस लेक्चर। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं विद आर स्ट्रैटेजिस्ट। लेट्स सी कि जो आर स्ट्रैटेजिस्ट स्पीशीज होती हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक, सो पहली चीज, दे हैव हाई पर कैपिटा ग्रोथ। मतलब ये ऐसी स्पीशीज होती हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बहुत तेजी से ग्रो करते हैं, बेसिकली फास्ट ग्रोथ। दीज आर दी ऑर्गेनिजम्स, दीज आर दी स्पीशीज जिनका पर कैपिटा ग्रोथ बहुत ज्यादा होता है, जो बहुत तेजी से बढ़ते हैं। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? पुअर कॉम्पिटिटिव एबिलिटी। बहुत तेजी से तो बढ़ रहे हैं लेकिन इनकी कॉम्पिटिटिव एबिलिटी क्या है? बहुत कम है, बहुत अच्छे से compete नहीं कर पा रहे। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? दैट दे हैव हाई टॉलरेंस टू डिस्टर्बेंसेस। हाई टॉलरेंस टू डिस्टर्बेंसेस का मतलब क्या है कि किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस क्यों ना हो, चाहे इनको अच्छा एनवायरनमेंट ना मिल रहा हो, अच्छा न्यूट्रिएंट ना मिल रहा हो, चाहे बहुत ज्यादा कंपटीशन हो, जो भी हो, दे हैव हाई टॉलरेंस टू डिस्टर्बेंसेस। लेकिन इनकी कॉम्पिटिटिव एबिलिटी बहुत कम होती है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत अच्छे से compete कर पा रहे हैं अपने कंपटीशन के साथ, लेकिन अगर इनका एनवायरनमेंट में कोई डिस्टर्बेंस है, इनको बहुत अच्छा खाना नहीं मिल पा रहा, बहुत अच्छी आइडियल लिविंग सिचुएशन नहीं मिल पा रही, दे आर ओके टू दैट। दे हैव हाई टॉलरेंस, दे आर मोर लाइक जनरलिस्ट स्पीशीज। ये आराम से वहां पे सरवाइव कर सकते हैं चाहे आप इनको इतने अच्छे कंडीशंस ना दो। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा? दे ग्रो क्विकली। बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, वही हमने बात की थी दैट दे हैव फास्ट ग्रोथ, इसको हमने रीफ्रेज करके लिख दिया दैट दे ग्रो क्विकली। अब अगर ये जल्दी ग्रो कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है दैट दे विल रीच रिप्रोडक्टिव स्टेज अर्ली। अगर आप जल्दी ग्रो कर रहे हो, अगर आप फास्ट ग्रो कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपकी जो रिप्रोडक्टिव स्टेज है वो भी आप जल्दी अटेन कर लोगे, यू विल रीच दैट स्टेज ऑल्सो फास्ट। राइट, तो अब जब ये रिप्रोडक्टिव स्टेज पे पहुंच गए तो व्हाट दे डू इज दे प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। इनके जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं ये बहुत लार्ज नंबर में उनको प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन द कैच हियर इज दैट दे डू नॉट लिव लॉन्ग। इनके जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, दिस इज द 7 पॉइंट, दे डू नॉट लिव लॉन्ग। बहुत सारे तो प्रोड्यूस कर दिए लेकिन वो बहुत लंबा नहीं जीते। क्यों लंबा नहीं जीते? क्योंकि मैंने क्या बोला, दे ग्रो वेरी फास्ट। तो अगर जल्दी ग्रो कर रहे हैं तो मरेंगे भी तो जल्दी। राइट, सो दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज दे डू नॉट लिव लॉन्ग। वाई? क्योंकि जल्दी ग्रो करते हैं, जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं, बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं, एंड वंस दे हैव डन दैट दे जस्ट डाई वेरी soon. They do not have a very long life. Next point is that they are small in size.
क्यों स्मॉल इन साइज है? बिकॉज दे डू नॉट इन्वेस्ट अ लॉट ऑन देम सेल्स। उन्हें पता है कि हमें बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करना है और फिर हमें मर जाना है, हमारी कोई बहुत लंबी लाइफ तो है नहीं, वी हैव वेरी शॉर्ट लाइफ। सो दे रिमेन वेरी स्मॉल इन साइज, अपने ऊपर ज्यादा अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते अपने साइज को बड़ा करने में या अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने में। नो, दे डू नॉट वेस्ट अ लॉट ऑफ एनर्जी ओवर देयर। उनका फोकस क्या है? टू प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, ताकि दे लीव अ लॉट ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। अगली जनरेशन के लिए भी बहुत सारे इंडिविजुअल्स को अपने पीछे छोड़ के जाए, वो उनकी प्रायोरिटी होती है। इसीलिए क्या कर रहे हैं, फटाफट से ग्रो कर रहे हैं, रिप्रोडक्टिव स्टेज को अटेन कर रहे हैं, बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और फिर मर जा रहे हैं। इसीलिए दे आर नॉट इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन बिकमिंग वेरी स्ट्रॉन्ग, कि उनकी कॉम्पिटिटिव एबिलिटी बहुत ज्यादा हो या फिर बिकमिंग वेरी लार्ज। नो, दे रिमेन very small in size, they have poor competitive ability because all of their focus is on producing offsprings. Next characteristic क्या है? That they provide very less or no parental care. All they want is to produce a lot of offsprings, लेकिन इतने सारे offsprings को parental care देना, that is not their job. क्यों? क्योंकि obviously उनकी खुद की लाइफ इतनी छोटी है, तो वो parental care तो क्या ही देंगे। They are investing all of their energy on producing. उनका ध्यान रखना, उनको अच्छे से पालना, उससे इनका कोई मोटिव है नहीं। वो उनको प्रोड्यूस करते हैं और उनको छोड़ देते हैं कि अब आप जियो अपने आप। और ऑब्वियसली चीज है ना, दैट दे आर प्रोड्यूसिंग सो मेनी ऑफस्प्रिंग्स, तो इतने सारे ऑफस्प्रिंग्स में से कुछ एक अच्छा खासा नंबर ऐसा होता है जो सरवाइव कर ही जाता है, तो वो पेरेंटल केयर देने में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते। ठीक है, अब मैंने क्या बोला? दैट दे डाई वेरी सून, दे प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ ऑफस्प्रिंग्स एंड देन दे डाई। तो इसको हम क्या बोलते हैं? दैट दे फॉलो सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी, आई होप सबको इसका मतलब समझ में आता होगा। सिमिलैरिटी का मतलब होता है दैट दे विल रिप्रोड्यूस ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम। एक लाइफ टाइम में वो सिर्फ एक ही बार रिप्रोड्यूस करते हैं। और यही हमने बोला कि उनकी लाइफ इतनी छोटी होती है, वो एक बार रिप्रोड्यूस करते हैं, एक बार भर के ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर देते हैं, आफ्टर विच दे डाई। तो हम ये बोल सकते हैं दैट दे फॉलो सिमिलैरिटी। एक टर्म यहाँ पे और आती है विच इज क्लच साइज। अगर ये टर्म एज सच कहीं पे उठ के आ जाती है तो हम इससे कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं यहाँ पे बता देती हूँ। क्लच साइज जो होता है आर सेलेक्टेड स्पीशीज का लार्ज होता है। क्लच साइज का मतलब क्या होता है? इट मीन्स दैट द ऑर्गेनिजम्स आर प्रोड्यूसिंग मेनी स्मॉल ऑफस्प्रिंग्स। बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड ऑल ऑफ देम आर स्मॉल इन साइज। इसको हम क्या बोलते हैं? क्लच साइज लार्ज होना। बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर रहे हैं इसलिए लार्ज क्लच साइज, बट ऑल ऑफ देम आर वेरी स्मॉल। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर सिलेक्टेड स्पीशीज। और इनका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? वीड्स। अब देखो, वीड्स कैसे होते हैं? उनको कोई स्पेसिफिक एनवायरनमेंट नहीं चाहिए होता ग्रो करने के लिए, वो बहुत इजीली किसी भी, आप कोई भी क्रॉप कर रहे हो या आप कोई भी प्लांट को कल्चर कर रहे हो, वीड्स वहां पे बहुत इजीली ग्रो हो जाते हैं। सो दे डू नॉट नीड वेरी स्पेसिफिक कंडीशंस टू ग्रो, राइट? और बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। आपका क्रॉप इतनी जल्दी ग्रो नहीं करता जितनी जल्दी और जितना वाइडली आपके वीड्स ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, सो दे ग्रो वेरी फास्ट, बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं, बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं, बहुत सारे सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। वो सीड्स जो होते हैं छोटे इन साइज होते हैं लेकिन नंबर में बहुत ज्यादा होते हैं, और इनकी लाइफ कोई बहुत ज्यादा नहीं होती। सो दे फॉलो अ लॉट ऑफ, दे satisfy a lot of parameters of being a R selected species। इसीलिए R strategist species के एग्जाम्पल में हम क्या बोल सकते हैं? वीड्स। आई होप R selected species समझ में आ गया होगा। So next we'll move to K strategist species. K, अगर आपने इकोलॉजी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि कहीं ना कहीं इट इज रिलेटेड टू कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी को हम K से रिप्रेजेंट करते हैं। कैरिंग कैपेसिटी से आप एक और चीज समझ सकते हो, एक स्टेबिलिटी, राइट? राइट, तो जो के स्ट्रेटेजिस्ट स्पीशीज होते हैं, मोस्टली दे
have very stable populations. इनके जो पॉपुलेशंस होते हैं वो बहुत स्टेबल होते हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम से बहुत सारे बढ़ रहे हैं, एकदम से घट रहे हैं, नहीं, उनका पॉपुलेशन कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट स्टेबल रहता है। दैट इज दे एग्जिस्ट नियर कैरिंग कैपेसिटी, कहीं ना कहीं वो कैरिंग कैपेसिटी के आसपास अपने आप को मेंटेन करके रखते हैं। पर नेक्स्ट हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बोल सकते हैं? डेवलपमेंट जो इनकी होती है वो स्लो होती है। आर सेलेक्टेड में हमने क्या देखा था? वो फास्ट ग्रो कर रहे थे, रैपिड ग्रो कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे द डेवलपमेंट और द ग्रोथ इज वेरी स्लो, राइट। उसके बाद रिप्रोडक्टिव एज कब आएगी? अगर स्लो डेवलपमेंट है तो ऑब्वियसली रिप्रोडक्टिव एज इज अटेन्ड लेट, क्योंकि स्लो डेवलपमेंट हो रही है। आर सिलेक्टेड में फास्ट डेवलपमेंट हो रही थी, इसलिए रिप्रोडक्टिव स्टेज भी जल्दी अटेन हो रही थी, राइट। इसके बाद इनका जो बॉडी साइज होता है वो लार्ज होता है। ऑब्वियसली अपने ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हैं, तभी लेट धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं, अच्छे से डेवलप कर रहे हैं। रिप्रोडक्टिव एज लेट आ रही है तो उनका फोकस मेनली ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करने पे है नहीं, तो इनका जो बॉडी साइज होता है वो अच्छा खासा लार्ज होता है। इनकी जो लाइफ होती है वो भी कंपैरेटिवली लॉन्ग होती है। अगेन द सेम एक्सप्लेनेशन स्टैंड्स कि आर सेलेक्टेड स्पीशीज का सारा फोकस कहाँ पे है? ऑन प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग्स, लेकिन दैट इज नॉट द केस विद के स्ट्रैटेजिस्ट। ये अपने ऊपर भी ध्यान देते हैं, क्यों? क्योंकि इनकी लाइफ जो होती है वो अच्छी खासी लंबी होती है, इतनी छोटी लाइफ नहीं होती। अब अगर लाइफ लंबी रखनी है तो कॉम्पिटिटिव एबिलिटी अच्छी रखनी पड़ेगी, क्योंकि लाइफ किसी के लिए इतनी ईजी तो है नहीं। तो अगर आपको लंबा जीना है तो आपकी कॉम्पिटिटिव एबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए। सो दे हैव हाई कॉम्पिटिटिव एबिलिटी, अच्छा खासा कंपटीशन दे सकते हैं। ऑफस्प्रिंग्स कैसे प्रोड्यूस करते हैं? लार्ज साइज्ड ऑफस्प्रिंग्स। लेकिन नंबर में कैसे होंगे? लो। विच पॉइंट इज दिस? 9th। लो नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। आर सिलेक्टेड में हम क्या देख रहे थे कि वो एक साथ बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन उनका साइज कैसा था? छोटा था। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? थोड़े से ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन उनका साइज कैसा है? लार्ज है। ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज, अच्छा अगर मैं बोल रही हूँ लो नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स बट लार्ज इन साइज, इसका मतलब मैं एक क्या बोल सकती हूँ कि इनका क्लच साइज कैसा होगा? How will be the clutch size? It will be small. वहां पे हम क्या बोल रहे थे? लार्ज क्लच साइज। यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ? स्मॉल क्लच साइज, जिसका मतलब क्या है? फ्यूअर लार्ज साइज्ड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ये चीज हमें याद रखनी है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हम क्या बोल सकते हैं? अगर स्मॉल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करे, थोड़े से ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करे, तो अच्छी खासी पेरेंटल केयर भी दे देंगे, राइट। सो हाई पेरेंटल केयर। जबकि आर सेलेक्टेड में हम क्या देख रहे थे? उनका क्लच साइज लार्ज था, इसीलिए वो पेरेंटल केयर देने में इंटरेस्टेड थे नहीं। अब हमने इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी दैट देयर लाइफ इज लॉन्ग। तो क्या करेंगे? अगर इतनी लंबी लाइफ है तो बार बार रिप्रोड्यूस करेंगे, दैट मीन्स दे फॉलो आइटेरो आइटेरो पैरिटी। वो लोग क्या फॉलो कर रहे थे? सिमिल पैरिटी। ये क्या फॉलो कर रहे हैं? आइटेरो पैरिटी। दैट मीन्स दे रिप्रोड्यूस मल्टीपल टाइम्स इन देयर लाइफ टाइम। एक लाइफ में दे आर प्रोड्यूसिंग मोर देन वंस, बट एक बारी में दे आर प्रोड्यूसिंग स्मॉल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, लेकिन उन ऑफस्प्रिंग्स का साइज बड़ा है एंड वो उनको अच्छी खासी पेरेंटल केयर भी प्रोवाइड करें, अच्छे से उनका ध्यान रख रहे हैं। दे आर मेकिंग श्योर कि वो जो थोड़े से ऑफस्प्रिंग्स को उन्होंने पैदा किया है या उनको जन्म दिया है,
वो उनका ध्यान रखे और वो जो थोड़े से ऑफस्प्रिंग्स हैं वो सरवाइव करें। ठीक। इसका एग्जाम्पल हम क्या देख सकते हैं? एग्जाम्पल में वी कैन सी अ लॉट ऑफ लार्ज मैमल्स या फिर लार्ज ट्रीज लाइक ओक। ओक ट्रीज को आप देख लो। ओक ट्रीज कैसे होते हैं? बहुत लंबा जीते हैं, ऐसा तो है नहीं कि 2 साल 3 साल में मर गए, नहीं, दे लिव वेरी लॉन्ग, राइट। दे प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ सीड्स थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम, बार बार हर सीजन में सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। साइज इनका अच्छा खासा बड़ा होता है, लाइफ इनकी अच्छी खासी बड़ी होती है। दे रिमेन एट अ वेरी स्टेबल पॉपुलेशन। ऐसा नहीं है कि एक फॉरेस्ट में एकदम से बहुत सारे ओक ट्रीज हो गए या एकदम से बिल्कुल ही ओक ट्रीज खत्म हो गए। सो दे रिमेन एट रादर अ वेरी स्टेबल लेवल। तो ऐसे स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं? दैट दे आर के सेलेक्टेड स्पीशीज। So with this, we've understood what K-selected species are and what R-selected species are. यहाँ पे मुझे एक पॉइंट और क्लियर करना है, which is that complete R and K selected species या complete R and K strategies may or may not get satisfied. जरूरी नहीं है कि कोई स्पीशीज एग्जैक्टली आर स्ट्रैटेजी फॉलो करे या एग्जैक्टली के स्ट्रैटेजी फॉलो करे। सम फ्लक्चुएशंस मे बी देयर। ऐसा हो सकता है कि कोई एक ऐसी स्पीशीज है जो मोस्टली के सिलेक्शन को फॉलो कर रही है, के सिलेक्टेड स्पीशीज की 11 में से 10 कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो कर रही है, लेकिन 11वीं कैरेक्टरिस्टिक जो है वो आर सिलेक्टेड की फॉलो कर रही है। तो सम फ्लक्चुएशंस में एग्जिस्ट। ठीक है, ये कोई एकदम स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि आप या तो के सिलेक्टेड स्पीशीज को फॉलो करोगे या फिर आर सिलेक्टेड स्पीशीज को फॉलो करोगे। ऐसा नहीं होता। कुछ फ्लक्चुएशंस हमेशा हो सकती है। विद दिस हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो प्लीज कमेंट्स में एक कमेंट डाल देना दैट यस वी अंडरस्टूड। इफ नॉट तो जो भी प्रॉब्लम आई होगी वो आप लिख देना कमेंट्स में एंड आई ट्राई टू सॉल्व इट। ऑल्सो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो यू कैन ज्वाइन मी एट माई टेलीग्राम चैनल कॉल्ड बायोलॉजी लाउंज। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से लिंक लेके ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे आपको लेक्चर का लिंक भी मिल जाएगा और आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है, लेक्चर्स आपको समझ में आते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव अ गुड डे।